नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपका मेंस बहुत क्लोज आ चुका है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयरिंग करनी है। आज वाले जो पेपर सेशन होगा उसमें थोड़े से स्टैटिक के क्वेश्चन अपन ज़्यादा लेने वाले हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड को कैसे लगाना है, कैसे चीज़ों कोई चीज़ नहीं आ रही है तो क्या करना है, उन सभी पर हम वर्क करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो कि 3 या 4 वर्षों तक बंजर रहती। देखो एक वर्ड आया यहाँ पे बंजर, ध्यान से देखो, एक बंजर ये और एक बंजर ये। ऐसी जमीन, ऐसी मिट्टी जिसकी वो अनुपजाऊ होती है, फर्टिलाइज नहीं होती, अनुपजाऊ होती है। ऐसी जमीन जो अनुपजाऊ होती है बच्चों, ऐसी जमीन या ऐसी मिट्टी जो अनुपजाऊ होती है बच्चों। और इसका टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, बाकी के में तो टाइम पीरियड रहेगा, अनुपजाऊ रहती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो जमीन मिट्टी जो अनुपजाऊ है उसको क्या बोला गया है? बंजर। लेकिन अब क्या बोला, 3 से 4 वर्षों तक ही बंजर है, फिर बाद में क्या हो जाती है, उपजाऊ लायक वो बना दी जाती है। उसको बोलते हैं चाचर। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चाचर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात ध्यान रखिएगा, बंजर और चाचर दोनों आपस में हमको सेम लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब क्या है परोती। अब परोती क्या होती है बच्चों? कुछ समय के लिए खाली जमीन पड़ी रहती है, इसमें टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, बस फ्यू ईयर्स हो सकते हैं, फ्यू मंथ, मतलब कुछ समय के लिए खाली है भैया, फिर से क्या कर देंगे, उस पर कुछ ना कुछ उपजा देंगे, तो उसको बोलते हैं परोती। पोलाज क्या होता है? 1 वर्ष के बाद खेती उगाई जाती है। 1 वर्ष उगा लेंगे, 1 साल बंद कर देंगे, फिर 1 साल उगा देंगे, फिर 1 साल बंद कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पोलाज बोलते हैं। 1 वर्ष के लिए उगाएंगे, फिर 1 वर्ष के लिए बंद कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर क्या चल रहा है? कुछ समय के लिए, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 1 वर्ष हो सकता है। अब देखते हैं जो चाचर क्या है। चाचर क्या है? 3 से 4 वर्षों तक बंजर जमीन। बंजर से आप समझ गए होंगे जो अनुपजाऊ जमीन है। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है अकबर। एक अनपढ़ व्यक्ति होता है जो 14 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। 14 वर्ष की उम्र में एक अनपढ़ राजा बनता है, जिसका जन्म 1542 यानी 1542 में होता है। और जो राजा जो बनता है बच्चों 1556 में बनता है। 1556 में क्या होता है बच्चों? हुमायूं की डेथ हो जाती है। हुमायूं कौन होता है? इसका फादर होता है। हुमायूं की क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हुमायूं की क्या होती है? डेथ। हुमायूं के फादर का क्या नाम होता है बच्चों? बाबर। बाबर वह व्यक्ति होता है जो मुगलिया सल्तनत की नींव रखता है। मुगल सल्तनत की जो नींव रखने वाला व्यक्ति है, मुगल सल्तनत की नींव किसने रखी बच्चों? बाबर ने रखी। कहा जाता है सांगा को हराने के बाद। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि सांगा ने इसको इनवाइट किया था। तो बाबरनामा एक डायरी है, ग्रंथ नहीं है, बुक नहीं है बच्चों, इसकी एक डायरी है जो ये रोजाना लिखा करता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हुमायूं उसका बेटा होता है। हुमायूं का बेटा जो होता है वो होता है अकबर। अकबर का ओरिजिनल नाम क्या होता है बच्चों? अकबर का ओरिजिनल नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का बेटा होता है। इसके एक्चुअली में 3 बेटे होते हैं। एक्चुअली में कितने बेटे होते हैं? 3 बेटे होते हैं। उनमें से एक जो बेटा बचता है जिसका नाम होता है जहांगीर। उसका नाम क्या बचता है बच्चों? जहांगीर। और जहांगीर का ओरिजिनल नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का नाम असली क्या था बच्चों? सलीम। अब जहांगीर जो होता है ना, बहुत पियक्कड़ी आदमी होता है। जहांगीर कैसा होता है? बहुत पियक्कड़ी आदमी होता है। इसके 2 बड़े भाई थे ना, वो पी के ही मर गए थे। मतलब अकबर एक इतने महान राजा की तीनों संतानें ऐसी नालायक होती हैं। आप ये समझ सकते हो, इतने महान राजा की जिन्होंने 1556 से लेकर 1605 अप्रॉक्स 50 ईयर्स राज किया हो, उसकी संतानें कैसी निकल रही है। अकबर चाहता था कि ये राजा अपने पोते जहांगीर को बनाए, शाहजहां को बनाए। ये क्या चाहता था कि शाहजहां को क्या बनाया भैया? राजा बनाया जाए। किसको राजा बनाया जाए? शाहजहां को ये राजा बनाया जाए। लेकिन जहांगीर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बापू ऐसा मत कर देना, नहीं मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जब अकबर की लास्ट आखिरी सांसें जब चल रही थी तो बेड पे लेटा होगा, चारपाई उस समय जो रहा होगा, तो हाथ जोड़ के खड़ा है कि बापू अब पगड़ी दे दो। तो जीता है जागते हुए अकबर अपनी पगड़ी उतार कर जहांगीर को पहना देता है, और जहांगीर कुछ समय तक राजा रहता है। और फिर क्या होता है? शाहजहां बनता है। जहांगीर को जो शौक था वो पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए पेंटिंग का गोल्डन टाइम कहा जाता है जहांगीर के समय को। शाहजहां के समय को कहा जाता है आर्किटेक्चर का गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ वास्तुकला, यानी कि वास्तुकला बच्चों, यानी कि क्या बोलेंगे हम इसे? आर्किटेक्चर बोलेंगे। और शाहजहां के बाद तो आखिरी राजा होता है जो काबिल राजा होता है। उसके बाद मुगलिया सल्तनत पूरी तरीके से पतन होता चला जाता है। उसका क्या नाम था बच्चों? उसका नाम था, शाहजहां के बाद जो राजा बना उस व्यक्ति का नाम क्या था? औरंगजेब।
और इससे सब लोग आप परिचित हैं। ये मुगलिया सल्तनत के कुछ नामचीन हस्तियां रहीं जिन्होंने मुगलिया सल्तनत ने यहाँ पर ये राज किया, ये बात ध्यान रखना। अकबर का जन्म को जरूर याद रखना, 1542 में होता है। यहाँ से एक महान शासक का और जन्म हुआ था 1540 में, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है बच्चों कब होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है, महाराणा प्रताप का 1540 में जन्म होता है और इनकी डेथ जो होती है 1597 में हो जाती है। ये बात आप लोग इनके बारे में भी ध्यान रखना, इनके जन्म दिनांक और मृत्यु दिनांक दोनों ही याद रखनी है। तो पहले क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला चाचर मिला। अब मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ देता हूं कि मनसब, मनसबदारी एक वर्ड आपने सुना होगा, मनसबदारी। मनसबदारी जो वर्ड है किस लैंग्वेज का वर्ड है? सबसे पहले तो हमें ये बताना है किस लैंग्वेज का वर्ड है, फिर बताना है इसका मीनिंग क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और किस कंट्री से ये संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको मैं सॉल्यूशन इनके दे दूंगा। ये तीनों चीजों का कहाँ बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है कि मनसबदारी क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रवाहचर का उदाहरण माना जा सकता है? प्रवाहचरण मतलब एक अवधि के अंदर जो फ्लो हो रहा है, एक फिक्स टाइम पीरियड कैसा है बच्चों? फिक्स है, उसमें कोई फ्लो हो रहा है। अब फ्लो क्या हो रहा है वो देखते हैं, आइए। चावल का उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ राइस, बिल्कुल सही है, ये फ्लो में काउंट किया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ यानी कपड़ों का आयात, ये भी इसमें शामिल है। और पूंजी में परिवर्तन, मतलब 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे प्रवाहचर में शामिल है। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है इसमें? सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी इसमें शामिल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या टिक कर देंगे बच्चों? अपन सी ऑप्शन टिक करने वाले। संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी एक दिन को ही क्यों चुना गया? मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि 26 जनवरी के दिन ही बच्चों, जो 26 जनवरी के दिन ही हमने रिपब्लिक डे क्यों मनाया? एक्चुअली में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अधिवेशन बुलाया, और कांग्रेस ने अधिवेशन बुलाया, उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि भैया हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं अपना, कि हम लोकतंत्र व्यवस्था चाहते हैं। स्वराज मतलब अपना अधिकार चाहते हैं, हम अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद होने चाहते हैं। और वो जो डेट थी बच्चों, वो डेट थी 26 जनवरी 1930। और डेट कौन सी थी? 26 जनवरी 1930। और ये 26 जनवरी जो आगे डिनोट होती है 26 जनवरी 1950 को कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा। इस दिन क्या हुआ था बच्चों? पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। इस वजह से अपन चीजों को ये मनाते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोपरत को आप क्या कहते हैं? जब यह जीवाणु की कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादित की तरह होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। आंसर क्या कर देंगे हम लोग? सी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है? सतलज जो नदी है, मैं आपको बता दूं, सतलज जो नदी है लंगा तिब्बत से निकलती है। लंगा लेक है, लहंगा भी बोल देते हैं इसको, कई लोग लहंगा या लंगर बोल देते हैं इसको, एक बात ध्यान रखिएगा। लागा या लंगर झील इसे बोल देते हैं। ये कहाँ पे है बच्चों? तिब्बत में है। ये कहाँ पे है बच्चों? ये तिब्बत में ये स्थित है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए पूरा नॉट ए ट्रिब्यूटरी, तो मतलब बसपा तो है भैया इसकी, बसपा नहीं बोला मैंने, बसपा बोला है। ये जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी है, स्पीति भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और ब्यास भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा एक स्टार बना के लिखना सोन रिवर, सोन रिवर भी इसकी क्या है बच्चों? ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? रावी। रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है? फिर ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। सतलज जो नदी है, सतलज नदी पर एक बांखड़ा नागल बांध स्थित है। सतलज जो नदी है उस पर कौन सा बांध स्थित है? बाखरा नागल बांध स्थित है बच्चों। बाखरा नागल बांध क्या है? ये स्थित है। ये बात तो आप समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हमारा रावी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी। जैसे आपसे पूछ ले गंगा की ट्रिब्यूटरी, आपसे पूछ ले यमुना की ट्रिब्यूटरी, आपसे यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है? इंडस की पूछी जा सकती है। और क्या मेन आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, ब्रह्मपुत्र की पूछी जा सकती है, नर्मदा की पूछी जा सकती है और कावेरी की पूछी है। ये वो नदियां हैं जो आपके एग्जाम में, एक बार इनको देख के जरूर जाइएगा मोटा मोटी कि आंखों के नीचे से निकाल लेना कि भैया ये किस तरीके से और क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इन रिवर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की लेंथ कितनी है? ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कितनी स्टेट से निकलती है? ट्रिब्यूटरी कितनी है? माउथ कहाँ है? ओरिजिन कहाँ है?
ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी अबाउट रिवर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 यानी 25 द्वारा गारंटीकृत है? ये हमसे पूछा गया है। ये जो है वो है बच्चों क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन लीगल चीज़ों से प्रचार या एडवर्टाइजमेंट या प्रसार दोनों चीज़ें इनका कर सकते हैं। ये हमें अधिकार मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं है? दूसरा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये जो है 29 और 30 सेक्शन में दिए गए हैं। ये जो राइट्स हैं बच्चों 29 और 30 में दिए गए हैं। ये जो राइट्स हैं 14 और 18 में दिया गया है। कौन सा? समानता का अधिकार। सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये सेक्शंस याद रखने हैं, ये भी याद रखना है। और धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब क्या होता है? कोई भी रिलीजन का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन कुछ दायरों के अंदर। तो आंसर क्या हो गया हमारा 26 का 26 नहीं, हाँ 11 का ए आंसर हो गया। 25 में आता है अंडमान, वो कौन सा जल निकाय भारत में निकाय है, विकाय नहीं है, अंडमान और दक्षिण निकोबार को अलग करता है, यानी अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, ये हमसे पूछा गया है। अब अलग करने के लिए पानी में बसा हुआ है, यानी बे ऑफ बंगाल में ये बसा हुआ, बंगाल की खाड़ी में। अब 3 चीजें निकल के आती हैं बच्चों, 3 चीजें निकल के आती हैं। 3 चीजों को निकलने से क्या मतलब है? जैसे सुनिए, आपने सुना होगा कि पासेज क्या होते हैं। पासेज का मतलब होता है पहाड़ों के बीच कोई सकरा रास्ता जहाँ से एक गाड़ी निकाली जा सकती है। गाड़ी से मतलब 4 व्हीलर एक निकाली जा सकती है। ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो वैली घाटी में बदल जाती है। दोबारा सुनिए ढंग से, पहाड़ों के बीच बने हुए रास्ते को क्या कहते हैं बच्चों? पहाड़ों के बीच बने हुए रास्ते को हम कहते हैं दर्रा या पासेज। अगर प्लेन एरिया पे कोई रास्ता बना हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ बच्चों, जैसे मैंने कहा ये रोड बना हुआ है और इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। तो बच्चों हम बोलेंगे इसको पासेज, हिंदी में बोलेंगे इसे दर्रा। अगर कोई समतल रास्ता है, अगर समतल रास्ता है और इसके रास्ता जा रहा है तो इसको हम या तो पगडंडी बोल देंगे, ये कि स्ट्रीट बोल देंगे, स्ट्रीट बोल देंगे या रोड बोल देंगे। अगर पानी में कोई रास्ता बना हुआ है तो टीवी चैनल नहीं बोलेंगे, उसको चैनल बोलेंगे। जैसे पानी के मध्य जो रास्ता बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? चैनल। लेकिन हम क्या समझते हैं? टीवी चैनल की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे नाम आ रखा है 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल, इसको जो अलग करने वाला वो कौन सा है बच्चों? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। इसमें टोटल ना 572 आइसलैंड है, 572 आइसलैंड है। किसमें? 572 आइसलैंड किसमें? अंडमान और निकोबार में है। और एकमात्र भारत का एक्टिव वोल्केनो बंजर द्वीप पे स्थित है। बेंजर भी बोल देते हैं इसको। एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इंडिया का, एक्टिव वोल्केनो कहां पे है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पे है? बेंजर आइसलैंड पर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। और टोटल आइसलैंड के तो अंडमान निकोबार पर टोटल आइसलैंड कितने? 572। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर आपको मिल गया हो तो इसका आंसर है 10 डिग्री बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं। अब देखो ऐसे में यहाँ पर एलिमिनेशन चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ढंग से पता है चीजें तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कई जगह हम एलिमिनेशन भी लगाएंगे तो कुछ चीजें पता होने पर भी अपना आंसर अपन क्लिक कर पाएंगे। देखो जैसे हेलिकेज, हेलिकेज में है, हेलिकेज क्या होता है? डीएनए की डबल हेलिक्स को खोलता है। हेलिकेज हेलिक्स को खोलता है, यानी फर्स्ट में डी देखो पहले तो आप, फर्स्ट में डी तो किसी में ही नहीं है। ये लो भैया, इधर ये दे रखा है, ये गलत, ये भी और ये भी। कर लो बात। अब तुम आगे जाने की ज्यादा जरूरत अपन को है ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपन को आगे जाने की जरूरत बच्चों है ही नहीं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहीं पे ऑप्शन क्लिक कर लेंगे अपन। बाकी देख लेते हैं। आरएनए प्राइमरीज क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं न्यूक्लियस के पॉलीमराइज। ये लो सेकंड में सी आएगा, गलत लिख दिया मैंने। आरएनए प्राइमर संश्लेषण करते हैं एक्चुअल में। तो आंसर ये देखो, फर्स्ट में सी किसमें? ये इसी में ही है। और में देखो इसमें दे रखा है, लेकिन पहले इसने मना कर दिया, यहाँ पे गलत कर दिया। तो हमारा आंसर यहीं पे क्या हो गया? सी। अपन ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन देखते छोड़ देते, वो तो ये तो हमारे गरीबों की बस की बात ही नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? पद्मश्री मिला। भारत के 4 सिविलियन अवार्ड हैं बच्चों। भारत के 4 टॉपेस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। कौन कौन से मैं उनकी बात करता हूं। देखो फर्स्ट है भारत रत्न, भारत रत्न। सेकंड है बच्चों पद्म विभूषण।
एक है बच्चों पद्म भूषण, एक कौन सा बच्चों, पद्म भूषण। एक है बच्चों सबसे लास्ट या आखिरी जिसको बोलते हैं पद्मश्री, पद्मश्री ही इसको मिला, ये देखिए इनको मिला है पद्मश्री ही। चौथा जो टॉपेस्ट अवार्ड है वो किनको मिला है, वो मिला है सत्यनारायण जी को, सत्यनारायण शर्मा जी को मिला। वो किससे संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से ये संबंधित है। एक और व्यक्ति का नाम रखना है, याद रखना है कुचिपुड़ी में, एक है सत्येंद्र योगी, सत्येंद्रनाथ योगी, सत्येंद्रनाथ योगी। ये आदि गुरु भी कहे जाते हैं इस नृत्य के, ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब कुछ पॉपुलर व्यक्ति आपको लिखाता हूं जो इन नृत्यों से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सबसे पहले मैंने लिखा भरतनाट्यम। सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, भरतनाट्यम मैंने लिख दिया। भरतनाट्यम में कोई बहुत सारे फेमस नाम है, उनमें से कुछ फेमस नाम आपको मैं लिखवा देता हूं। देखो सबसे पहला नाम आता है मल्लिका साराभाई का। मल्लिका साराभाई मृणालिनी साराभाई की बेटी है और विक्रम साराभाई की बेटी है। मृणालिनी साराभाई भी, वो सॉरी वाइफ है मृणालिनी साराभाई, तो मृणालिनी साराभाई, साराभाई। एक आप ढंग से नाम लिख लो भैया, सुधा चंद्रन, स्टार बना के नाम लिखिए, सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन नाम लिखो। एक और नाम लिखते हैं हम सुधा चंद्रन के अलावा सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। आगे देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति। ये सारे नाम आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा और बहुत बार आपके पूछे गए। यामिनी कृष्णमूर्ति, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे लिखिए आप ई कृष्णा अय्यर, ई कृष्णा अय्यर। बात समझ में आई कि नहीं? एक और नाम लिखो जो कि भरतनाट्यम की मदर या जननी कही जाती है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये बहुत फेमस नाम है बच्चों। अब लिखते हैं कथक के कुछ नाम, ये तो भरतनाट्यम के लिखे अपन ने। आगे देखते हैं बच्चों कथक के नाम। अब कथक में कौन कौन है, बहुत फेमस नाम है बिरजू महाराज, आपने नाम सुना ही होगा, यह नाम आपने सुना होगा बिरजू महाराज। आपको बहुत सारा डाटा कराने वाला हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। बिरजू महाराज के अलावा कौन सा बच्चों, अच्छन महाराज, और कौन सा है बच्चों, अच्छन महाराज। एक और कौन सा है बच्चों, लच्छू महाराज। और एक और नाम स्टार बना के लिखना, सितारा देवी। ये बहुत पॉपुलर नाम है, ये महाराज महाराज, और इनसे भी आप नोटिस कर सकते हो तो किससे संबंधित है, कथक से। अब एक और आपको यहां से याद रखना, ओडिसी में जो सबसे फेमस नाम है गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी। इनके अलावा एक और नाम बताता हूं, पात्रा महापात्रा, आपको सरनेम याद रखना है। एक तो सुजाता महापात्रा, सुजाता महापात्रा, ये बात इनके बारे में आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। और एक सबसे, हाँ एक और नाम रह गया केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा बहुत ही ओडिसी डांस की बहुत फेमस डांसर हैं, केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। ये बात आप लोग इनके बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने उच्चतम न्यूलैंड अष्टक के नियम के बारे में सही कथन कौन सा, ये बताना। देखो न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है भैया सबसे कम परमाणु द्रव्यमान से आरंभ करना है। कम परमाणु द्रव्यमान से कम लिया गया, फिर बढ़ते 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 टोटल कितने कर लिए, 56 तक गए। मतलब कम से स्टार्ट करते हुए ज्यादा की तरफ हम लोग बढ़े। और क्या हुआ, फर्स्ट का जो नियम थे या फर्स्ट की जो विशेषताएं थी वो किससे मेल चल रही थी, 8 नंबर के जो एलिमेंट था उससे। फर्स्ट की विशेषताएं 8 एलिमेंट से मिल रही थी और इन्हीं को क्या कहा था भैया, न्यूलैंड अष्टक कहा था भैया। इसी को क्या कहा था भैया, कि इसको कहा गया था न्यूलैंड अष्टक। न्यूलैंड अष्टक का मतलब ये था कि पहले के एलिमेंट के गुण 8वें एलिमेंट से मिलने वाले हैं, यही कहा। और ये न्यूनतम से चले थे टॉपेस्ट की तरफ। अब देखते हैं ऑप्शन को। पहला है उन्होंने उच्चतम परमाणु द्रव्यमान, उच्चतम हाईएस्ट नहीं भैया, ये कम से चला था, लोएस्ट से चला था। और यहाँ पे क्या यूज किया गया, हाईएस्ट, तो पहला एलिमिनेशन। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले से आरंभ किया और लास्ट थोरियम पे किया, नहीं भैया लास्ट तो थोरियम था, तो यहाँ पे ये गलत कर दिया इन्होंने।
इन्होंने सबसे कम द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और एल्यूमिनियम नहीं बेटा, ये भी गलत है। तो तीनों ही गलत है, ये तो सही होगा ही होगा। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान से प्रारंभ किया और एंड कहाँ पे किया, थोरियम पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो प्राथमिक ओलंपिक जो आधुनिक थे, प्रथम जो ओलंपिक थे आधुनिक, वो कब प्रारंभ हुए थे? 1896 में हुए थे प्रारंभ। कहाँ पे हुए थे? एथेंस ग्रीस में हुए थे भैया। एथेंस एक जगह है, कहाँ पे है बच्चों? ये ग्रीस में है। एथेंस कहाँ पर है बच्चों? ग्रीस में। अब चलते हैं आगे। हाल ही में जो ओलंपिक संपन्न हुए हैं वो 2024 में हुए हैं। कहाँ पे हुए? पेरिस में हुए। पेरिस किस कंट्री में है बच्चों? तो वो है फ्रांस में। हाल ही में यहाँ पे ये संपन्न हुए हैं। अब 2028 के जो होंगे बच्चों, 2028 के जो ओलंपिक है वो कहाँ पर संपन्न होंगे? वो अमेरिका में होंगे, यूएसए में होंगे। यूएसए का एक शहर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस एक शहर है, वहां पे ये होने वाले हैं। आगे देखिए, अब है बच्चों 2032। 2032 में भारत ने अप्लाई किया था। भारत वालों ने भी कहा कि भैया हम भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराएंगे। अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करा पाए, उसमें भी धांधली कर दिए थे हम। राष्ट्रमंडल खेलों में भी धांधली कर दिए थे अपन। तो अपन उम्मीद कर रहे हैं कि एक और बड़ा घोटाला अपन उजागर करें। नए नए जब फीफा ओलंपिक के लिए फीफा फुटबॉल का जो हुआ वर्ल्ड कप, अपन ने ऑर्गेनाइज किया 19 वाला ऑर्गेनाइज हमने किया था। कौन से? अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है या अंतर्राष्ट्रीय फीफा का जो संघ है वो ये बोलता भैया इंडिया अभी तुम लायक नहीं हो। तो भारत ने तभी भी फॉर्म भर दिया। किसके लिए? 2032 में। भारत को नहीं मिला, मिला किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा जो स्टेट है जो इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, जो शहर है बच्चों, वो ब्रिस्बेन करवा रहा है। भारत को नहीं मिला। अब हाल ही में जो संपन्न हुए हैं, भारत ने इसमें 6 मेडल जीते। भारत की जो पोजीशन रही थी 71 पोजीशन रही। भारत को टेंशन ये नहीं है ये 71 है, भारत को ये टेंशन है भारत से आगे पाकिस्तान चला गया। बात ये थी, भारत ने टोटल मेडल कितने जीते बच्चों? 6 मेडल जीते, जिसमें से एक तो था बच्चों, एक तो था सिल्वर मेडल और 5 कौन से मेडल थे बच्चों? ब्रॉन्ज मेडल्स थे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसे मिला के टोटल मेडल भारत ने कितने जीते? 6 मेडल जीते। अब एक बात चली यहाँ पे कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ओलंपिक में, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो 2 व्यक्तियों ने ध्वजवाहक बने थे। एक थे कमल शरत और एक कौन थे बच्चों? पीवी सिंधु। कमल शरत, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। हाल ही में पीवी सिंधु की शादी हुई है, तो इनके हस्बैंड है, इनकी फैमिली से रिलेटेड जरूर एक बार पढ़ के जाना। मेंस वाले बच्चों के लिए खास हिदायत है ये, ठीक है ना। अब जो एंडिंग सेरेमनी हुई थी, एंडिंग सेरेमनी जो हुई बच्चों, एंडिंग सेरेमनी में जो नाम उजागर हुए, जो नाम उजागर होके आए थे सामने, वो कौन कौन से नाम थे? एक नाम तो था मनु भाकर का। एक नाम कौन सा था? मनु भाकर। और दूसरा नाम था नीरज चोपड़ा। अरे सर गलत बोल रहे हो आप तो, नीरज चोपड़ा तो था ही नहीं। जी नहीं, रुको पहले आप। जो नाम फाइनल हुए थे एक्चुअल में नीरज चोपड़ा और मनु भाकर का था। और नीरज चोपड़ा ने फिर मना कर दिया था भैया कि मैं इस बार अपना ध्वजवाहक नहीं बनना चाहता हूं, मैं ध्वजवाहक इस बार नहीं बनना चाहता हूं, मैं जो बनना चाहता हूं मैं 2028 के जो ओलंपिक होंगे उनमें बनना चाहूंगा। फिर नाम इन्होंने जो सजेस्ट किया वो पी श्रीजेश साहब का किया। पी श्रीजेश जो है हॉकी टीम के गोलकीपर है, इन्होंने हाल ही में जो ओलंपिक के बाद इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया। तो हमें याद क्या रखना है? ओपनिंग सेरेमनी में तो कमल शरत और पीवी सिंधु थे, एंडिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पीवी श्रीजेश थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन जावेरी भारत की एक नृत्यांगना है। अगले पहले एक और बात की दोबारा सेम क्वेश्चन है, तो ये है दर्शना जावेरी जो है वो है मणिपुरी नृत्य से। एक्चुअली में जावेरी सिस्टर्स वो हैं 4 सिस्टर्स हैं, चारों में से एक है दर्शना। दर्शना है एक्चुअली में, दर्शना है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कथकली जो नृत्य होता है बच्चों वो कहाँ पर होता है? कथकली नृत्य होता है केरला में। कथक जो होता है बच्चों वो ये आता है यूपी में, और कई लोग इसे बोल देते हैं नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है ये। और भरतनाट्यम को आपको पता ही है, तो भरतनाट्यम जो संपन्न होता है किस राज्य में होता है बच्चों? तमिलनाडु में होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए आइए। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम करेक्ट बात है पहली। अब आगे देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है? नहीं किया जाता। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है, उसे अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत नहीं।
सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के लिए सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, बिल्कुल गलत। तो आंसर हमारा ए सही है भैया। ये देख लो कहाँ पे, ओनली ए। ज्यादा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 2011 की दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी? तो वो 2 जिले थे या 2 जगह थी, वो है पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहली बार जो सेंसस होता है बच्चों, तो वो कौन से देश में होता है? तो वो होता है स्वीडन में। पहली बार जो जनगणना प्रारंभ हुई वो स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? 1749 में। आपसे पूछा जाएगा डिजिटल यानी कि दशकीय जनगणना पहली बार कहाँ होती है? तो दशकीय जनगणना पहली बार वो होती है यूएसए में। कब होती है बच्चों? 1790 में होती है। पहली बार जनगणना 1749 में होती है। अब अगली जो घटना होती है दशकीय जनगणना 1790 में होती है। और भारत में जो पहली बार जनगणना होती है वो 1872 में होती है। इंडिया की बात करें तो 1872 में होती है। अगर डिजिटल की बात करूं तो इंडिया में प्रॉपर तरीके से 1881 में प्रारंभ होती है। और पहले जो रजिस्ट्रार होते हैं सेंसस डिपार्टमेंट के वो थे WC प्लाउडेन। कौन थे? WC प्लाउडेन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। और जो स्टडी ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। किसे कहा जाता है बच्चों? डेमोग्राफी को कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब इतना वाला डाटा याद नहीं होगा तुम्हें, लेकिन इसका देखना बहुत ही तरीके से आंसर करेंगे। ये आपको अगर 2 डाटा भी याद है ना, पूरा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे। केरला, इसमें पूछा गया सेक्स रेशो के बारे में। किसके बारे में पूछा गया? सेक्स रेशो के बारे में। ये सेक्स रेशो पहली बात मैं आपको बता दूं कि होता क्या है बच्चों। 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या, 1000 मेल्स पर किसकी संख्या बच्चों? फीमेल्स की संख्या। ये हमसे पूछा गया है। अब पूछा गया तो केरल की कितनी है? 1084। फर्स्ट में भी देखो पहले तो ये रहा, ये तो ऑप्शन आउट। एक अपन को हरियाणा की भी याद है, सबसे लोवेस्ट भी याद हो जाएगी 879। ये बात सही है क्या? पहले तो ये क्लियर करो तुम लोग। 879, 868 तो नहीं है, ये देख लो एक बार आप लोग। सही है, सही है ना? अपन लोग अभी सही है। अब देखो ए में क्या है? बी, तो ये देख लो। और 4 में क्या है? सी। 4 में सी कहाँ? ये रहा। ए में बी भी मिल गया अपन को और 4 में सी भी मिल गया। बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो हट गया आंसर। बाकी करने की आवश्यकता नहीं। हम क्या करते हैं? पैनिक होता है चीज़ों को लेकर। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करेंगे? एक बार ढंग से पढ़ो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? बी। इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलो हटो बगल को भैया, चलो आगे चलते हैं अपन। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने की थी 2022 में, जब सीएम थे भूपेश बघेल साहब। तो भूपेश बघेल ने जो माताएं थी उनको 5000 की राशि देने की घोषणा की थी। कितनी राशि बच्चों? 5000 की राशि। तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है बच्चों? रायपुर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? तो कोडरमा जो जगह है वो फेमस है माइका के लिए। और किस राज्य में है ये बच्चों झारखंड में है। किस राज्य में है बच्चों? झारखंड में है। और झारखंड की कैपिटल क्या है बच्चों? रांची है। झारखंड की कैपिटल क्या है बच्चों? रांची। उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है, तो वो है निडारियन। कौन सा है बच्चों? निडारियन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ये हमसे पूछा गया है। हमसे देखो 15 शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, 17 उपाधियों का एबोलिशमेंट नहीं करता, अस्पृश्यता 17 आता है। तो ये आंसर है अपना, ज्यादा सही आंसर ये है क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमें ये सी करना पड़ेगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी पंक्ति कबड्डी से संबंधित नहीं है? मतलब कि जो लाइंस दे रखी है, जैसे बाउल्स लाइन है, ये बॉक लाइन है, ठीक है, बाउल की लाइन है, ये संबंधित होती है। अटैक लाइन थोड़ी कोई होती है, एंड लाइन होती है और बोनस होती है। मतलब नॉट पूछा है ना, तो नॉट क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा है तो बी आंसर हो जाएगा। भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, तो भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। इसे इस्पात नगरी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, इस्पात नगरी यानी कि स्टील सिटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? स्टील सिटी। तो पीटर्सबर्ग एक शहर का नाम है जहां पे स्टील का उत्पादन होता है और ये कहां पे है? यूएसए में है। यहाँ पे टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ये लो, ये हमें याद रखना है।
स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वाराणसी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाँ, एक और बात ध्यान रखना, मैं आपको मैनचेस्टर के बारे में बताता हूँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैनचेस्टर एक शहर है यूएसए का, सिटी ऑफ यूएस, सॉरी यूके, सिटी ऑफ यूके, यूएसए नहीं यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन का अपन कह सकते हैं इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैनचेस्टर हमारे भारत में है 3, एक नहीं है, एक है नॉर्थ इंडिया का, एक है साउथ इंडिया का, और एक है बच्चों हमारे इंडिया का। अब ध्यान से देखिए, नॉर्थ इंडिया का कौन सा है? कानपुर। साउथ इंडिया का कौन सा है? कोयम्बटूर। ठीक है ना, और इंडिया का क्या है बच्चों? अहमदाबाद। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको क्लियर आया समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। हाल ही में फिल्मफेयर OTT अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला या घोषणा हुई है? तो वो मिला है अपने करीना कपूर को। ठीक, आओ। हाल ही में किस राज्य के नरसापुर कॉकरेट लेस को जीआई रजिस्ट्री टैग मिला है? तो वो आंध्र प्रदेश को मिला है बच्चों। किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश को ये मिला है। हाल ही में चर्चा में रही ह्यू और तातो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है तो ढंग से पढ़ के जाने हैं। हाल ही में चाइना मास्टर्स का एकल खिताब जीतने वाले एंटोनेसेन किस देश से हैं? तो ये डेनमार्क के संबंधित है बच्चों। ऐसे करके हमने मेंस के 25 क्वेश्चंस के लिए अपन को ध्यान रखना है कि अच्छे से चीज़ें डील करनी है, पैनिक नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए बच्चों।